क्लास 12th केमिस्ट्री अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको हर चैप्टर से सब्जेक्टिव प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। यहाँ पे हमने फुल सिलेबस से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है, जिसका आंसर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा आपके पेपर तक। तो अगर आप हर चैप्टर से कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहेंगे, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। इस वजह से आपको कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस रखनी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 10 प्रॉब्लम्स आज के जो सिलेक्ट हुए हैं वो कौन से हैं और उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे कुल 5 ऑर्गेनिक के रिएक्शन है और हर वीडियो में आपको मैं 5 ऑर्गेनिक के रिएक्शन जरूर बताऊंगा। बाकी कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें एक एल्डिहाइड है जिसका रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराना है PDBaSO4 के प्रेजेंस में। ये एक आपका नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं रोजनमंड रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जब एल्डिहाइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो सेम कार्बन का एल्कोहल बनाता है, इसलिए आपको रिएक्शन लिख देना है RCH2OH। ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। इस सेकंड रिएक्शन में आपके पास एक कीटोन है जिसका रिएक्शन करना है ग्रिगनार रिएजेंट के साथ और उसके बाद उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगी। 2 स्टेप का ये रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग ग्रिगनार रिएजेंट को इसके साथ अटैच करेंगे, उसके बाद फिर हाइड्रोलिसिस। जब ग्रिगनार रिएजेंट इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, इसका जो आर ग्रुप होता है ये उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन होगा, मतलब जिसके ऊपर डबल बॉन्ड O होता है, और ये MgX जाके O के साथ बाइंड हो जाता है। तो प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा CH3 CCH3। ये C आपका CO वाला है इसलिए इस पे R लगाना है और इसको बनाना है O के साथ MgX। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, OH इसके साथ आता है, H इसके साथ आता है, तो बन जाएगा ये CH3C CH3, यहाँ पे R रहेगा, ये हो जाएगा OH और साइड में इसके बाई प्रोडक्ट आ जाता है MgOH एंड X। ठीक है, इसका प्रोडक्ट होगा मेन ये वाला। तीसरा है यहाँ पे ये फिनॉल है जिसका रिएक्शन आपको करना है ब्रोमीन वाटर के साथ। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो 2 तरीके से होता है। आप ब्रोमीन के साथ वाटर यूज कर लेते हो या ब्रोमीन के साथ CS2, दोनों के साथ प्रोडक्ट अलग अलग आते हैं। तो जब आप यहाँ पे यूज करते हो फिनाल के साथ ब्रोमीन और CS2, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। मतलब जो फिनाल होगा उसमें आर्थो पैरा पोजीशन पे आपको ब्रोमीन लगाना होगा और पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए आपको पैरा वाला प्रोडक्ट बना देना है। ठीक है, ये रिएक्शन कब हुआ, जब हमने यूज किया ब्रोमीन के साथ CS2। लेकिन जब आप ब्रोमीन के साथ यूज करते हो वाटर तो फिर ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, मतलब सारे आर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, इसलिए आपका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है ट्राई ब्रोमोफिनाल। यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे Br लगाना है, यहाँ पे Br लगाना है और यहाँ पे। इसका आंसर ये वाला होगा। चौथा है जब HI के साथ रिएक्शन आपका करता है ईथर। अब ईथर के साथ भी जो HI का रिएक्शन है 2 अलग अलग तरीके से होता है, 2 अलग अलग कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है समझ लीजिए। जैसे आपके पास जो ईथर होगा, अगर वो ईथर हुआ 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो उस कंडीशन में जो बिगर एल्काइल ग्रुप होगा उस बिगर एल्काइल ग्रुप के साथ आपको लगा देना है OH और जो स्मॉलर होगा उसके साथ आपको लगाना है I। ठीक है, लेकिन अगर ये ईथर में कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्सियरी हो गया तो उस टर्सियरी के साथ हमेशा आपको लगाना होगा I। तो 3 डिग्री वाले के साथ I जाएगा, बाकी जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसके साथ भी आपको OH अटैच करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये भी प्राइमरी है ये भी प्राइमरी है, इसलिए बड़े वाले के साथ क्या जाएगा, OH जाएगा। तो जो बड़े वाले के साथ OH लगा दो, तो बड़ा वाला ये है तो आपको इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, इसको मिल जाएगा H, इसको मिल जाएगा I, इसलिए प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3I। ये इसका प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो फिफ्थ रिएक्शन है उसमें आपका यहाँ पे फिनॉल दिया गया है और उसका रिएक्शन कराना है CHCl3 एंड NaOH के साथ। ये भी आपका एक नेम रिएक्शन है और इसको हम लोग बोलते हैं रीमर टीमेर रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जब फिनॉल CHCl3 के साथ रिएक्शन करता है NaOH के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो मिलता है सेल्सिलेल्डिहाइड। मतलब जो बेंजीन होगा उसके ऊपर OH ग्रुप लगा रहेगा और आर्थो पोजीशन पे लग जाएगा CHO, ये प्रोडक्ट आता है। इसको याद रखना, ये रिएक्शन है रीमर टीमर रिएक्शन और नेम रिएक्शन जितने भी होते हैं सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी फिनाल का रिएक्शन आप कर देते हो यहाँ पे इसकी जगह CO2 और NaOH के साथ, तो इस रिएक्शन को हम लोग कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें आपको मिलता है सैलिसिलिक एसिड। मतलब जहां पे आपने आर्थो पे CHO लगाया था वहीं पे आर्थो पे आपको लगाना होगा COOH और ये OH ऐसे ही रहेगा। इन सारे रिएक्शन को याद रखना, आपको इसी 5 रिएक्शन में मैंने 6-7 रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया है। ये 5 रिएक्शन ऑर्गेनिक के कंटिन्यू रहेंगे
और इसकी प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है। अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन आप डेली बेसिस पे पढ़ते रहोगे तो रिएक्शन आपको याद रहेगा, अदरवाइज ये भूल जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है वाई CH3 थ्राइस CCHO डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अब जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है उसकी एक कंडीशन है। अब उस कंडीशन को जो भी एल्डिहाइड और कीटोन फुलफिल करता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और जो फुलफिल नहीं करेगा वो नहीं देगा। और कंडीशन क्या है कि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन होगा उसके पास एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। और एल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, जो भी कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ जो कार्बन अटैच होगा उस कार्बन पे आपको हाइड्रोजन दिखना चाहिए। दिस वन इज द एल्फा हाइड्रोजन। अगर इधर भी कार्बन लगा हुआ है तो ये भी आपका एल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी एक कम से कम। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो क्या होगा, सी के साथ यहाँ पे CHO लगा हुआ है, मतलब ये कार्बोनिल कार्बन हो गया, तो ये हो गया एल्फा कार्बन, इसी पे हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ, 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है लाइक दिस, मतलब कि अब इसके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब ये एल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये शो नहीं करता है, इसलिए रिएक्शन शो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH। कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्लोरीन अटैच होगा, और बेंजाइल क्लोराइड का मतलब बेंजीन के साथ CH2 अटैच होगा और CH2 के साथ Cl अटैच होगा। दिस वन इज द बेंजाइल क्लोराइड। इसमें कह रहा है कि जब दोनों की हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, NaOH की जगह KOH भी वो पूछ सकता है, दोनों का मतलब सेम है। तो कह रहा है कि इसमें से विच वन गेट इजिली हाइड्रोलाइज, कौन आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी हाइड्रोलिसिस होती है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और जो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा वहां पे इंटरमीडिएट आपको मिलता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। मतलब जो 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी एज कंपेयर विद द वन। अब यहाँ पे अगर हम Cl को हटाएंगे तो उसमें क्या होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ पे जनरेट करना है कार्बोकैटायन। सेम ऐसे यहां से जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो Cl हटेगा, यहाँ बनेगा कार्बोकैटायन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें जब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते हो, मींस व्हेन द लोन पेयर ऑफ क्लोरीन इज डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन, तो यहाँ पे जो 5 अलग अलग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं उसमें 3 स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जहां पे बेंजीन वाले कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और जो डबल बॉन्ड होता है वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो आपको लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन इन क्लोरोबेंजीन दिस बॉन्ड इज नॉट इजिली ब्रोकन। और जब आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कार्बोकैटायन फिर ये फॉर्म नहीं होगा, और कार्बोकैटायन का बनना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि SN1 मैकेनिज्म को ये फॉलो कर रहा है। इसलिए जो बेंजाइल क्लोराइड है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, और इसकी जो हाइड्रोलिसिस होगी वो इजी होगी, क्लोरोबेंजीन की आसान नहीं होती। रीजनिंग प्रॉब्लम ये आपसे पूछा जाता है, आपको पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये कीवर्ड है, इसको जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन जिसके ऊपर अटैच होगा NH2 ग्रुप, और फ्लोरोबेंजीन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर F। इसका कन्वर्जन आपको करना है। तो जब भी आप एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन बनाओगे तो सबसे पहले आपको बनाना है डाई एजोनियम सॉल्ट, क्योंकि डाई एजोनियम सॉल्ट से किसी ग्रुप को बेंजीन पे अटैच करना बड़ा आसान होता है। तो सबसे पहले इसको डाई एजोनियम सॉल्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इसका रिएक्शन कराना है आपको होनो के साथ, मतलब HNO2 जिसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो जैसे ही आप होनो से रिएक्शन कराओगे जो एनिलीन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है डाई एजोनियम सॉल्ट में, ये बन गया N2 प्लस और Cl माइनस। अब इसके बाद बड़ा आसान सा काम है, कोई भी आपके पास रिएजेंट जो फ्लोरीन देता होगा उसके साथ आप रिएक्शन करा दो। तो एक रिएक्शन तो बड़ा आसान सा है, HF से रिएक्शन करा दो, ये फ्लोरीन इसको दे देगा और यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन आपको मिल जाएगा। दूसरा एक है आप यूज करते हो फ्लोरोबोरिक एसिड, मतलब HbF4। ये क्या करता है, सबसे पहले H और Cl HCl के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, यहाँ पे एक बन जाता है सॉल्ट, उसके बाद वो भी आसानी से डिकम्पोज हो जाता है और आपको मिल जाता है आपका प्रोडक्ट, ये बन गया सॉल्ट। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन और बाहर हो जाएगा N2 और BF3। ठीक है, ये हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बेल्च स्टीमेन रिएक्शन, तो ये एक नेम रिएक्शन है, इसको आप याद रखना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन कॉम्प्लेक्स दिस।
इस कॉम्प्लेक्स में कह रहा है कि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो और ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये दोनों बताएंगे तो साथ में हम इसका नाम भी लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ये बाइडेंटेट लिगेंड है और ये लिगेंड है 2, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 आएगा। इस क्लोरीन का 2, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको टोटल लिखना पड़ेगा 6। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो प्लेटिनम का लिख देते हैं x, इन पे कोई चार्ज होता नहीं है इसलिए 0, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, क्लोरीन 2 है तो 2 इंटू -1, ओवरऑल यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसका +2 है। अब इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं। इसका जब नाम लिखते हैं इन का तो इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन, और इसका क्लोरीन का लिखेंगे क्लोराइडो। तो ई नाम बाद में आएगा, सी पहले आएगा, इसलिए क्लोराइडो आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे डाई क्लोराइडो। उसके बाद ये आपका इन 2 बार है, इसलिए इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बिस। बिस क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अगर कोई नाम लिगेंड का ऐसा होता है जहां पे न्यूमेरिक टर्म आता है तो आपको बाई को बिस लिखना पड़ता है, ये मतलब डाई को है, ट्राई को ट्रिस लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 2 है, हम लोग बिस लिख रहे हैं, तो बिस। अब इसका नाम पूरा लिखना पड़ता है ब्रैकेट में, तो आप लिखोगे इथेन 1,2 डायमीन। उसके बाद ये आपका मेटल आएगा प्लेटिनम, और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में आपको लिखना है, इसलिए लिखोगे सेकेंड, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.0024 m एसिटिक एसिड इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज दिस। और यहाँ पे आयनिक कंडक्टिविटी इसका दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एल्फा होता है डेल एम सी बाई डेल एम नॉट। ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन सी। और जब ये मोलर कंडक्टिविटी होगा तो वहां पे इसका जो यूनिट होता है वो होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को आप चेक करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये कंडक्टेंस दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी निकालना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है कपा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन। तो कपा यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, मतलब ये वैल्यू लिखोगे तो 24 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा 3 और 4 7, -5 कर दोगे 2, मतलब ये हो जाएगा 800 बाई 24 मीन्स 100 बाई 3। ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। अब इसका यूनिट आएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब यहाँ पे आयनिक कंडक्टिविटी से सबसे पहले निकालोगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन मीन्स डेल एम नॉट। तो डेल एम नॉट हो जाएगा 349.6 प्लस 40.9, और ये हो जाएगा 5093, ये सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब इसमें वैल्यू आप यूज कर लो, तो जो एल्फा होगा वो हो जाएगा डेल एम सी, मतलब 100/3 डिवाइडेड बाई 390.5। इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा 100/390.5 इंटू 3, सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.085। ठीक है, ये तो वैल्यू हो गई डेसिमल में। अगर आपको परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 100, और जब मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आ जाएगा 8.5%। ये हो जाएगा एल्फा की वैल्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज दिस, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसका जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो तो कॉन्फ़िगरेशन आता है यहाँ पे 3d7 एंड 4s0। अब यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप ऐड करोगे तो इस 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और d में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए ये वाला। और जब ये कॉन्फ़िगरेशन होगा तो टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हो जाएंगे 28, क्योंकि यहाँ 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे d का इलेक्ट्रॉन 8 जोड़ देना है। अब आपको चेक कर लेना है कि 28 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ठीक है। यहाँ पे 28 होता है निकल का, आपका जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो होगा निकल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3। यहाँ पे कह रहा है कि जब HNO3 का और डी ग्लूकोज का रिएक्शन होगा तो क्या होगा। अब जो HNO3 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
और ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीडेशन के लिए इसको ग्रुप मिलता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी मिल जाता है और प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी मिल जाता है, ये दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। जो ग्लूकोज होगा अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो टर्मिनल पे CHO आता है, उसके बाद CHOH होता है 4 टाइम्स, उसके बाद होता है CH2OH। मतलब ये 4 OH सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। ये वाला भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला भी ऑक्सीडाइज होगा, और इसलिए HNO3 इसको चेंज कर देता है COOH, CHOH 4 टाइम्स एंड अगेन COOH। और इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सैक्रिक एसिड, या फिर इसी का दूसरा नाम है ग्लूकैरिक एसिड। और इसी ग्लूकैरिक एसिड के फॉर्मेशन से आपको पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड के अलावा एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज हायर फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं, बताना है किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जब आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं दिया जाएगा तो केवल आप यहाँ पे आई फैक्टर के बेस पे आंसर लिखोगे। तो इसका जो आई फैक्टर है वो है, अगर डिसोसिएशन करोगे तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम 3 सल्फेट मतलब कि 5, और इसका डिसोसिएशन करोगे तो आई हो जाएगा 3 पोटेशियम और एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन मतलब कि 4। लेकिन साथ में जब आपको कंसंट्रेशन भी दे दिया जाएगा तो आपको इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले करना होगा I इंटू सी, और इस वैल्यू को कंपेयर करना है। तो जब इसका I इंटू सी करोगे तो ये हो जाएगा 0.25, और जब इसका I इंटू सी करोगे तो ये हो जाएगा 0.4, यानी IC इसका बड़ा है। अब हम आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। फ्रीजिंग पॉइंट का जनरली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन, और जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है IC के। मतलब IC की वैल्यू जिसकी बड़ी होगी उसके अंदर डिप्रेशन ज्यादा होगा। तो IC अगर इसकी बड़ी है तो इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन ज्यादा हो गया। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जब डिप्रेस ज्यादा कर जाएगा तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी बहुत ज्यादा लेस, और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन अगर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट इसकी रहेगी ज्यादा। अब यहाँ पे आंसर आप चेक कर लो, पूछ रहा है किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो पहले वाले का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ज्यादा क्योंकि इसका IC की वैल्यू कम है। अगर यही बॉइलिंग पॉइंट पूछा होता तो बॉइलिंग पॉइंट में डिप्रेशन की जगह होता है एलिवेशन, और जिसका IC बड़ा होगा उसका एलिवेशन ज्यादा होगा, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा होता तो फिर आंसर हो जाता सेकंड वाला। ठीक है, ये तो हो गए 10 प्रॉब्लम। कंटिन्यूअसली हम लोग फुल सिलेबस से कुछ प्रॉब्लम लेके आते रहेंगे, उसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे। बाकी आप लोग अपने लेवल पे पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।